नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय का अध्याय नंबर 4। इसका नाम है साथियों दो चरों वाले रेखिक समीकरण, यानी कि दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के बारे में अपन इस सेशन में अध्ययन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है साथियों ये आपका, जो कि नया सिलेबस साथियों अपना आया है 40% कटौती के बाद में। उस सिलेबस के अनुसार मैं आपको इस अध्याय के बारे में संपूर्ण अध्याय अध्ययन करवाऊंगा। तो साथियों इसके अंदर अपने को एक तो है आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना और एक इसमें दूसरा टॉपिक है रेखिक असमीकाएं। तो साथियों जो नया सिलेबस है उसके अंदर केवल और केवल साथियों अपना पहला टॉपिक ही रखा गया है, सेकंड टॉपिक को हटा दिया गया है। यानी कि अपने 4.1 और 4.2 इनकी दो प्रश्नावलियाँ हैं अपने जो अपनी बुक है उसके अंदर। तो 4.1 और 4.2 जो अपनी बुक के अंदर साथियों एक्सरसाइज है, उसमें से जो 4.2 है वो आपको इस वर्ष एग्जाम के अंदर उसमें से कोई भी सवाल नहीं आएगा। अपने को केवल और केवल प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन आंसर और 4.1 से पहले जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल और साथ साथ में विविध प्रश्नमाला है साथियों, उस विविध प्रश्नमाला के अंदर जो टॉपिक या जो क्वेश्चंस केवल आलेखी विधि वाले हैं उनके बारे में कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों घंटे के निशान को दबा दें ताकि अपनी जैसी यहाँ से कोई क्लास अपलोड या स्टार्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी ये क्लास आई है। अब साथियों मेरा यही प्रयास रहेगा कि आज से आपकी रेगुलर क्लासेज आपके सामने हमेशा आपको एक मिलती रहे। अपना इसका एक क्लास का एक विशेष टाइम टेबल रखेंगे साथियों कि जो कि अपनी क्लास है इसका एक फिक्स सीक्वेंस के साथ में आपको रोज शाम 7 बजे, यानी कि शाम को 7 बजे साथियों आपकी ये क्लास हमेशा आपको मिल जाएगी। यानी कि रोज शाम 7 बजे अपने को एक आपको कक्षा 10वीं का जो गणित विषय का अध्याय कोई भी साथियों चैप्टर वाइज हम काम करेंगे। हमने 5वां अध्याय पढ़ लिया है, उसका साथियों यदि आपने अभी तक कोई भी पार्ट नहीं देखा है 5वें अध्याय का तो साथियों आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा है, जहाँ ये आप देख रहे हैं यहाँ आपको एक आई बटन दिख रहा है। इस पे लिखा हुआ आ रहा है क्लास 10th मैथ लाइव क्लास या कक्षा 10 गणित लाइव क्लास लिखा हुआ आ रहा है साथियों। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे के सारे वीडियोज आ जाएंगे। यानी कि अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 6 भी साथियों मैंने पढ़ा दिया है काफ़ी सारा। अध्याय नंबर 7 की बात करें तो आज एक विशेष रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ छात्रों ने कहा कि सर जी चौथा अध्याय क्या है, हमें थोड़ा ग्राफ के बारे में बताओ। तो मैंने पहले ग्राफ का शुरू कर दिया है। तो देखिए शुरू करते हैं अपना आज का। तो दो चरों वाले समीकरण होते कैसे हैं, यानी कि दो चर होते कौन कौन से हैं। तो दो चर होते हैं साथियों अपने वो होते हैं, एक तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1। यानी कि मैंने आपके सामने ये पूरा समीकरण लिखा है। इस समीकरण के अंदर आपको दो चर मिल रहे हैं, दो चर राशियां मिल रही। कितनी चर राशियां हैं तो आपको दो चर राशियां मिल रही है। कौन कौन सी मिल रही है दो चर राशियां, तो आपको मिल रहा है एक तो x और एक मिल रहा है y। x y यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं उन्हें अपन कहते हैं चर राशि। और बाकी साथियों a1 यहाँ x y चर राशि है, a1 a2 ये गणितीय मान होंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इनके जो साथियों आपके दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों के अंदर x और y तो आपको जो है वो चर राशियां हैं। बाकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये आपके गणितीय मान होंगे, इनकी कोई भी संख्या होगी। जरूरी नहीं है साथियों कि इसके मध्य प्लस के निशानी आए, इसके मध्य माइनस के भी चिन्ह आ सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे तो उस प्रश्नों के अंदर कौन से निशान को कैसे अपन काटते हैं मैं आपको इस चैप्टर को आराम से पूरा 100% आप इस वीडियो को शुरू से आप देख रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें।
आराम से आपको इस चैप्टर का एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपका ग्राफ का सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% सही होगा, यानी कि आप इसको गलत नहीं कर पाओगे। तो साथियों देखिए, अपने सामने एक व्यापक रूप लिखा है मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अपने पास में ऐसे इसी रूप में दो समीकरण दिए हुए होंगे प्रश्न के अंदर। पहले तो अपने को कहेगा कि गुणांकों की तुलना करके बताओ उनके हलों की प्रकृति कैसी है। क्या कहेगा, प्रश्न के अंदर लिखा होगा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। इन गुणांकों की तुलना करो और तुलना करके बताओ कि उनके हलों की प्रकृति कैसी है। दूसरा आएगा आलेखीय विधि से हल करो। तो देखिए, जब अपने पास में मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, ये टेबल आपको माइंड के अंदर रखनी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी टेबल पर है। तो देखिए, यदि अपने को a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं मिलता है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं मिलता है, तो आपके हल कैसे होंगे? तो आपके हल होंगे अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, इनकी एक आंसर होगा, एक हल होगा। और रेखाएं कैसी बनेगी? तो रेखाएं बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, इनकी इस प्रकार से रेखाएं आपस में काटेगी। रेखाएं साथियों, इस समीकरणों से हम रेखाएं कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा आपको। तो यदि अपने को आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब मुझे a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं मिले, तब हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और हल की प्रकृति कैसी होगी? तो साथियों, प्रकृति होगी आपकी, वो होगी संगत। कैसी प्रकृति होगी? तो संगत प्रकृति होगी। हल की प्रकृति की बात पूछेगा तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हल होंगे आपके संगत। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर मिल रहा है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं मिल रहा है। तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी अपने समीकरणों की, तो वहां पर कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी? जब कोई हल नहीं है तो यहाँ साथियों प्रकृति होगी, वो होगी आपकी असंगत। कैसी होगी? तो प्रकृति हो जाएगी असंगत, इनकी कोई हल नहीं, इसका मतलब प्रकृति कैसी है? असंगत है। रेखाएं कैसी बनेगी? तो ऐसे कंडीशन में रेखाएं बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। समांतर रेखाओं का मतलब होता है समान अंतर में दो रेखाएं बनेगी, आपस में कहीं पर भी नहीं कटेगी, बिल्कुल समांतर होगी, दोनों के बीच में अंतर बराबर होगा, कहीं पर भी वो मिलेगी नहीं। दो कंडीशन आपको याद हो गई। तीसरी कंडीशन अपने को यदि दो समीकरण दे रखे हैं, ये इन दोनों समीकरणों की यदि बात करें या तुलना करें और अपने को a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर मिल जाए, a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, c1 बटा c2 का मान आपस में यदि तीनों बराबर मिल जाएंगे तो उसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और हलों की प्रकृति कैसी होगी? तो अनेक हल होंगे, तो हलों की प्रकृति हो जाएगी संगत। कैसी प्रकृति हो जाएगी? संगत प्रकृति हो जाएगी। और रेखाएं कैसी बनेगी? तो रेखाएं बनेगी समपाती। कैसी रेखाएं बनेगी? समपाती रेखाएं बनेगी। समपाती रेखा का मतलब होता है जैसे एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इनकी दोनों लाइनें एक दूसरे के ठीक ऊपर है। आपने को देखने से ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पर एक लाइन है या दो लाइन है, यानी कि एक लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन होती है, उन रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। तो प्यारे साथियों, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? यदि आपको ये इनकी कंसेप्ट जो मैंने बताया है, ये चीज आपको समझ में आई है, तो एक बार इस सेशन को जो लाइक है, इनकी लाइक बटन दबा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दो।
और इस सेशन को इतना शेयर करो कि हर विद्यार्थी तक ये सेशन, इनकी ये वीडियो है वो हर विद्यार्थी को पहुंच जाए और हर विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके अध्याय नंबर 4 का एक एक कंसेप्ट पूरा पूरा समझ सके। साथियों, आपका इतना अमूल्य सहयोग मिलेगा आपका इतना अमूल्य सहयोग मिलेगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहाँ से 100% इनकी 100% कंटेंट आपको इसी रूप में, जैसे आज क्लास चल रही है इसी रूप में आपको मैं पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है साथियों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में यस लिख दें। आगे देखिए आपके सामने एक प्रश्नावली लिखी है इनकी। अब मैंने आपके सामने कंसेप्ट समझा दिया। अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1, यानी कि 4.1 जो साथियों अपना चैप्टर है। इसमें देखो पहला प्रश्न लिया है मैंने आपके सामने और पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के हल संगत है या असंगत है। यानी कि अपने को इस पहले प्रश्न के अंदर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन तीनों की अपने को तुलना करनी है। जैसा आपने 3 सूत्र पीछे पढ़े वैसे तुलना करनी है और तुलना करके बताना है कि हल संगत है या असंगत है, ये बात बतानी है। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जो मैं गोला बना रहा हूं, ये आपका पहला प्रश्न है पूरा साथियों। इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण दे रखा है 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 4x - 6y = 9। यानी कि अपने पास में 2 समीकरण दे रखे हैं। तो यदि मैं पहले समीकरण से देखो इसका मैं हल करता हूं, तो यदि अपन पहले समीकरण की बात करें तो पहले समीकरण में आपके सामने A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 2। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है आपके सामने वो है -3 और C1 का मान कितना है, तो साथियों C1 यहाँ पर 8 है ना, इस 8 को अपन पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो C1 का मान होगा वो हो जाएगा -8। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को देखेंगे तो दूसरे समीकरण में A1 का मान है अपना 4, A2 का मान है 4, B2 का मान अपन देखते हैं साथियों तो अपने पास आ रहा है -6 और C2 का मान देखें तो साथियों C2 इस तरफ है, इसको अपन पक्षांतर करके एक तरफ लेके आते हैं तो C2 का मान भी बन जाता है -9। यानी कि अपने इस दोनों समीकरणों से A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये मान अपने लिख दिए। ये जो मान मैंने लिखे हैं ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि मैंने ये मान कैसे लिखे। तो मैंने क्या किया, इस जो अपने पास में जो समीकरण थे इन समीकरणों को मैंने दोनों समीकरणों को तुलना की और A1, A2, B1, B2 के मान ज्ञात की। अब देखो अपन इसकी A1/A2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A1/A2 लिखते हैं। तो A1/A2 का मान अपने पास में आ गया 2/4, क्योंकि A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है। 2/4 साथियों आपको पता है कट रहा है, 2 के पार से काट दिया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि A1/A2 का मान अपने पास आ गया 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब अपन ज्ञात करते हैं B1/B2। क्या ज्ञात करते हैं, दूसरा पार्ट B1/B2 ज्ञात करते हैं। तो B1/B2 ज्ञात करते हैं तो B1 का मान है -3 और B2 का मान है -6। अब देखो ऊपर नीचे दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो अपने पास 3/6 रह गया। दोनों 3 के पार से कट रहे हैं, क्या हो रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट गए। तो B1/B2 का मान कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आगे देखिए अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक आपके ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब देखिए अपन ज्ञात करते हैं C1/C2। C1/C2 ये लो जी, C1/C2 ज्ञात किया तो C1 का मान तो है -8
और C2 का मान है माइनस का 9, माइनस माइनस कट गया तो हो गया प्लस। लेकिन 8/9 नहीं कट रहे हैं, 8/9 आपस में एक पाड़े से नहीं कटते हैं। 2 के पाड़े से काटो, दोनों संख्याएं एक ही पाड़े से काटनी है, अलग अलग पाड़े से नहीं काटनी है। तो 8 और 9 दोनों एक पाड़े में नहीं आते हैं, तो ये कटेंगे नहीं। अब अपने पास में 3 मान आ गए साथियों। देखो A1/A2 कितना आया, 1/2 आया। B1/B2 कितना आया, 1/2 आया। लेकिन C1/C2 कितना आ गया, 8/9 आ गया। तो आप यहाँ से तीनों मान को देख करके साथियों ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यानी कि 2 मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। ये चीज मैंने इन तीनों मानों को देख करके लिखी है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको साथियों ऐसा सूत्र मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, सेकंड नंबर सूत्र। ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है। अपने को मैंने कहा था कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए और C1/C2 के बराबर नहीं हो, तब आपके हल की प्रकृति होती है, वो होती है साथियों असंगत। कैसी होती है, असंगत। तो अपने को यही बताना था कि हल की प्रकृति कैसी होगी, तो हल की प्रकृति हो जाएगी असंगत, यानी कि पहले के पहले का आंसर आ गया असंगत। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसका आपको सॉल्यूशन बताया है, जो आपके सामने देख लीजिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो साथियों आप घबराएं नहीं, इस वीडियो को आराम से पीछे जा कर के भी आप लिख सकते हैं, या इस वीडियो को रोक के भी आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और ये वीडियो अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के जो अपना चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा 10 गणित लाइव क्लास में आपको ये सेव मिलेगा, तो वहाँ से आप आराम से देख करके लिख सकते हैं। तो आपको साथियों ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है। तो देखिए मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ साथियों कि अपने क्या क्या चीज़ पढ़ी है वो आपने लिख ली है। तो देखिए एक बार इसको अपन साफ कर देते हैं। 1 मिनट। अब देखिए अपने पास में अपने पहले क्वेश्चन का आंसर अपने कर लिया। ठीक है, अब अपन करते हैं क्या, दूसरा प्रश्न। इसी का पहले का दूसरा पार्ट नंबर सेकंड। पहला ही क्वेश्चन पूरा समझेंगे, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए और अपने नोट्स आराम से बनाइए। देखिए अपने पास में पहले का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, ये जो मैंने गोला बनाया है, ये अपने 2 समीकरण लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, 3x - y बराबर 2, और दूसरा लिखा हुआ है 6x - 2y बराबर 4। अगर मैं इनको एक व्यापक रूप में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं ना इनको, कि इनको मैं लिख सकता हूं 3x - y माइनस का 2 बराबर 0, क्योंकि मैं इस प्लस के 2 को पक्षांतरण करके एक तरफ ले आया तो माइनस के 2 हो गए। इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूं 6x - 2y माइनस के 4 बराबर 0। दोनों समीकरणों को मैंने व्यापक रूप में लिख दिया। पिछले में मैंने बताया था, यहाँ मैंने अब की बार लिख लिया है। अब आपको यहाँ तक मैंने क्या काम किया आपको समझ में आ गया। अपने ये काम किया कि जो 2 और 4 बराबर के राइट हैंड की तरफ थे उनका पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड ले आए और बराबर के एक तरफ 0 बना दिया, यानी कि पक्षांतरण किया। यहाँ आपको चीज समझ में आ गई। अब अपने पास में व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र आपको सबको मौखिक याद है, याद नहीं है तो याद कर लें। कैसे याद करें, व्यापक सूत्र अपने पास में वो है a1x + b1y + c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 बराबर 0।
ये दो अपने पास व्यापक सूत्र है। तो A1 से देखें, पहले समीकरण में देखें तो A1 का मान आ गया 3। कितना आ गया? तो A1 का मान आ गया 3। B1 का मान आ गया, y के साथ में कोई संख्या नहीं है, मतलब माइनस का 1। B1 का मान आ गया माइनस का 1 और C1 का मान आ गया माइनस का 2। पहले समीकरण में देखो A1 का मान x, 3, B1 का मान -1, C1 का मान -2। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखा तो A2 का मान आ गया अपने पास 6, B2 का मान अपने पास आ गया माइनस का 2 और C2 का मान आ गया माइनस का 4। A1, A2, B1, B2, C1, C2 मैंने तीनों मान ज्ञात कर लिए। कैसे किए? आपको व्यापक समीकरण से तुलना करके किए। आपको पता चल गया कि हमने सर जी x के साथ यहाँ ऊपर A1 गुणे में है और यहाँ पर 3 गुणे में है, तो A1 का मान 3 मान लिया। फिर y के साथ में B1 गुणे में है, यहाँ कुछ भी गुणे में नहीं, मतलब 1 गुणे में, तो माइनस का 1 मान लिया। क्यों माना माइनस का 1? क्यों माना? क्योंकि y के आगे माइनस लगा हुआ है। C1 का मान -2 माना, क्योंकि 2 के आगे माइनस लगा हुआ था, तो हमने सर जी तीनों मान लिए। अब देखो मैं आपके सामने इनकी तुलना करता हूँ, इनकी A1 बटा A2 ज्ञात करते हैं। तो A1 बटा A2 देखा तो अपने पास में आ गया 3/6। कितना आ गया? 3/6। और 3/6 3 के पाड़े से कट रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि अपने पास A1 बटा A2 का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार B1 बटा B2 का मान ज्ञात करते हैं। B1 बटा B2 का मान ज्ञात करते हैं, तो अपने पास आ रहा है माइनस का 1/-2। माइनस से माइनस कट गए, तो B1 बटा B2 का मान भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसी प्रकार C1 बटा C2 ज्ञात करते हैं, तो C1 बटा C2 ज्ञात किया तो अपने पास में आ गया माइनस का 2/-4। माइनस से माइनस कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गए, 2/4 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो C1 बटा C2 का मान भी आ गया 1/2। यहाँ तक आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया। क्यों आया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों मान बराबर आ गए, तीनों मान बराबर आ गए। अब तीनों मान यदि बराबर आ गए हैं तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों मान आपस में बराबर है, ये हम लिख सकते हैं ऊपर वाले समीकरण तीनों मान को देख करके। तो इस समीकरण से, इनकी इस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं कि जब A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 बराबर होते हैं, तो वहाँ पर जो संगत हल होंगे वो हल हो जाएंगे, उनकी प्रकृति हो जाएगी, हलों की प्रकृति वो संगत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? संगत हल। ये हो गया आपका इसका आंसर। यानी कि अपने को दूसरे प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न ने उसमें पूछा है तो हलों की प्रकृति कैसी है, तो आप बता दोगे कि इसमें हलों की प्रकृति है वो संगत है। कैसी है? संगत है। अब देखो आपने 2 चीज नोट कर ली, इनकी 2 क्वेश्चन आपने समझ लिए। अब तीसरा क्वेश्चन, इनकी जो प्रश्न तीसरा है पहले का, इसको देखिए। तो एक बार आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट के अंदर, फिर अपन तीसरा हल करते हैं इसी का। साथियों यदि सेशन आपको पसंद आया है या अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट में यस लिखें और साथ ही साथ अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अब देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है। मैं तीसरा प्रश्न आपको मौखिक समझाता हूं, आगे आप खुद हल कर सकते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को ये बात लिखी हुई है, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ लिखा हुआ है 4x माइनस 4y बराबर 5। तो आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि A1 का मान 2, B1 का मान -2,
C1 का मान माइनस के 2 हो जाएंगे इधर आएंगे तो। इसी प्रकार A2 का मान 4, B2 का मान -4 और C2 का मान -5। तो A1 बटा A2 तो आपका 2/4 कट के हो गया 1/2। B1 बटा B2 माइनस के 2 बटा -4 ये भी कट के हो जाएगा 1/2। जबकि C1 बटा C2 का मान माइनस के 2 बटा -5 माइनस से माइनस कटेगा लेकिन ये संख्याएं नहीं कटेगी। तो आपके सामने दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो आप इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा असंगत। इनकी तीसरे में आंसर क्या होगा? असंगत। ठीक है, मैंने कुछ शॉर्टकट समझा दिया है। आप इसको बेसिक पूरा जैसा प्रोसेस क्या करने का वो अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से आपको पूरा तरीके से करना है। तो आप मेरे हिसाब से इसको सब विद्यार्थी आराम से इसको कर लेंगे क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन अभी समझे हैं। ठीक है, चौथे के अंदर बट्टा है तो मैं बट्टे वाला आपको करवा देता हूं कि बट्टे वाले के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के पहला 4.1 का पहला ही है। इस पहले के अंदर देखिए पहले का चौथा पार्ट ये है आपके सामने, पहले का पार्ट नंबर 4। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है। क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि आपको x के साथ में 4/3 दिख रहा है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ गया कि इन 4/3 का हम कैसे हल करें। तो देखिए मैं आपके सामने पहले इस समीकरण को है लिख देता हूँ एक बार। 4/3x + 2y = 8। इसको सामान्य समीकरण में बदलते हैं तो यहाँ बटे में 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान लो। तीनों को अपने बराबर कर लिया, 1 मान लिया अपने साथियों। या देखिए आप इसको 1 मिनट ऐसे ना करके थोड़ा सा इसको पहले और शॉर्टकट कीजिए। ये अपना समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण का वास्तविक पक्षांतरण कर लो तो अपने पास में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/3x + 2y - 8 = 0। अपने क्या किया, पहले पक्षांतरण कर लिया। अब इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो। तीनों में आपने 1 में तो 3 दिया हुआ, बटे में 2 में 1 मान लिया। अब क्या करो आप, अब लो इनका एलसीएम, लसप लो। तो एलसीएम लेंगे तो 3 1 1 है तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो इनका एलसीएम आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 1 को 4 से गुणा कर दो तो आगे आपके 4x, फिर ये प्लस का प्लस। 3 में 1 का भाग 3 बार गया, 3 को 2y से गुणा करोगे तो हो जाएंगे 6y, फिर ये माइनस। और 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 8 से गुणा किया तो हो गए आपके 24 और बराबर में 0 है। तो ये लो जी बराबर में 0। यहाँ तक आपके चीज़ समझ में आई। मैंने क्या किया, तीनों संख्याओं का लसप लिया और कुछ काम नहीं किया। अब आपके साथियों ये बट्टे में 3 है, इनकी जो बट्टे में 3 आया है इसका पक्षांतरण करोगे तो ये संख्या इधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, यानी कि 0 के साथ में 3 गुणे में आ जाएगा। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या होता है? 0 होता है। यानी कि अब अपन इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, इस पूरे समीकरण की जगह पर क्या लिख सकते हैं देखिए, यानी कि जो आपके सामने बट्टे में समीकरण लिखा हुआ है इस समीकरण की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं 4x + 6y - 24 = 0। ये सामान्य समीकरण बन गया, बट्टा मैंने हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, यहाँ से जो बट्टे में 3 था उसको हटाया है। तो अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो देखिए अब अपन इसको करते हैं अपना प्रोसेस से हल। तो एक बार आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। अपना लास्ट समीकरण है उसको याद रखना, 4x + 6y - 24 = 0। ठीक है, देखिए अपन इसको करते हैं हल।
तो एक बार ये आपने लिख लिया है, मैंने सामान्य समीकरण में बदल दिया था, आपको तरीका समझ में आ गया कि बट्टे वाले को सामान्य में कैसे बदलते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है जो ये है, ठीक है। अब देखो, अपने पास में मैंने इस समीकरण को हल किया तो अपने पास समीकरण बना था, वो बना था 4x प्लस का 6y माइनस का 24 बराबर 0। और दूसरा समीकरण अपने पास में दे रखा है 2x प्लस का 3y माइनस के हो जाएंगे 12 और बराबर में आ जाएगा 0। ये दो समीकरण बन गए इस चौथे क्वेश्चन के। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अपने पास में a1 का मान कितना आ गया, तो a1 का मान है 4। b1 का मान कितना आ गया, तो b1 का मान है 6। c1 का मान कितना आ गया, तो c1 का मान आ गया माइनस के 24। a2 का मान कितना आ गया दूसरे समीकरण से, तो 2। b2 का मान कितना आ गया, तो 3। और c2 का मान कितना आ गया, तो माइनस के 12। आपने दोनों समीकरणों से a1, a2, b1, b2, c1, c2 ज्ञात किया। ये तुलना करके अपने तीनों मान ज्ञात कर दिए। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अपन क्या करते हैं, इन तीनों की आपस में तुलना करते हैं कि a1 बटा a2 ज्ञात करते हैं। तो a1 बटा a2 ज्ञात करते हैं तो साथियों अपने पास में आ रहा है 4 बटा 2। और 4 बटा 2 यानी कि 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, तो a1 बटा a2 कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं तो b1 बटा b2 का मान रखते हैं तो अपने पास आ गया 6 बटा 3 और 6 में 3 का भाग दिया तो वो भी 2 बार गया, ठीक है। इसी प्रकार c1 बटा c2 ज्ञात करते हैं तो c1 बटा c2 ज्ञात किया तो अपने पास में आ गया माइनस का 24 बटा 12 माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो गया और 24 में 12 का भाग दिया तो 2 बार गया। यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का मान 2-2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के, तीनों मान बराबर है। ये हो गया अपना हलों की प्रकृति, तीनों मान बराबर, और बराबर होते हैं तो हलों की प्रकृति कैसी होती है, तो हलों की प्रकृति संगत होती है। तो इसका आंसर आ गया हलों की प्रकृति संगत है। तो साथियों मैंने आपको पहला प्रश्न पूरा समझाया है जो कि अपना प्रश्नावली 4.1 का था। तो आपने पहले प्रश्न के अंदर तुलना करना कैसे करते हैं, तुलना और प्रकृति कैसे बताते हैं कि हल संगत है या असंगत है, वो आपने सीखा। अगले प्रश्न में अपन कुछ ग्राफ के क्वेश्चन हल करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आप पहले एक बार आराम से इस वीडियो को देखिए कि मैं कैसे मान निकालता हूँ। मान निकालने के बाद में उसका ग्राफ कैसे बनता है वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और इस सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें और लाइक अवश्य करें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, उसको भी आप दबा सकते हैं ताकि हमें तो पता चले कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया हमारे प्यारे विद्यार्थियों को पसंद है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा है देखो कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। प्रकृति तो बतानी है साथियों, लेकिन हल कैसे करना है, अब की बार हल करना है ग्राफीय विधि से, यानी कि ग्राफ से हल करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा लिखा हुआ है
3x माइनस 2y बराबर 4। अपने पास में ये दो समीकरण लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए तो अपने पास में देखो, इस समीकरण से मैं पहला समीकरण लिख रहा हूं। तो पहला समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 3। अब अपने पास में ये जो समीकरण लिखा है, इससे अपने को x और y के मान ज्ञात करने। क्या करने हैं? x और y के मान ज्ञात करने। तो देखो, यदि मैं इसमें एक बार x का मान 0 रख दूं तो y का मान कितना आएगा? तो y का मान आएगा 3। यानी कि ये पूरा यदि 0 हो जाए तो y कितना आएगा? तो y 3 आएगा। एक बार मैं y का मान यदि 0 रख दूं तो x का मान कितना आएगा? तो x का मान आ जाएगा 3। आपको ये बात समझ में आई? आपको एक मान रखना पड़ेगा, यानी कि जब अपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया 3, और जब अपने x बराबर 3 रखा तो y बराबर आ जाएगा 0। कैसे आएगा? तो देखो, x का मान 0 रखा तो हो गया 0 प्लस वाई बराबर 3। अब 0 में y जोड़ोगे तो y तो रहेगा, तो आ गया y बराबर 3। आया कि नहीं आया? इसी प्रकार x बराबर 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका y बराबर 3 माइनस 3 हो जाएंगे। तो y बराबर कितना आ गया? तो y बराबर आ गया 0। यानी कि ये मैंने एक बार तो x का मान 0 रखा, एक बार x का मान 3 रखा। जब x का मान 0 रखा तो y 3 आ गया, और जब x का मान 3 रखा तो y 0 आ गया। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई? यानी कि अपने कुछ नहीं किया, x और y के मान ज्ञात करने हैं। x का मान समीकरण में 0 रखा तो y का मान आ गया, और फिर x का मान 3 रखा तो y का दूसरा मान आ गया। यानी कि अपने पास में एक सारणी आ गई, वो ये आ गई, x और y की सारणी ये आ गई। ऐसे आपको सारणी बनानी है। दो मान ज्ञात किए अपने, तो दो कॉलम बनाने हैं, इस प्रकार से सारणी। जब अपने x 0 रखा, x क्या रखा? जब x 0 रखा तब y 3 आया, और जब x 3 रखा तो y 0 आया। ये आपकी एक सारणी बन गई। पहला समीकरण था उसकी। यहाँ तक मैंने सिर्फ इस पहले समीकरण को हल किया है। इसी प्रकार मुझे दूसरा समीकरण भी हल करना है। तो आपके सामने पहला समीकरण हल हो गया। अब देखिए, अपन करते हैं दूसरा समीकरण हल। तो देखिए, दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, तो एक बार आप इसको लिख लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की ओर। तो दूसरा समीकरण अपने पास में लिखा हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 4। क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, अपने पास लिखा हुआ है दूसरा समीकरण। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले एक बार फिर बता देंगे वापस, ठीक है। अपने पास दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 3x माइनस के 2y बराबर 4। ये समीकरण है अपना दूसरा। अब देखो, इस समीकरण में से या तो आप सीधे मान रख दो, या क्या करो कि आप 3x को तो इधर ही रखो, 3x का 3x रखो, ठीक है। और ये जो 4 है, इस 4 का पक्षांतरण करोगे, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि इधर प्लस का 4 है। इसको पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड की तरफ लाते हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर बराबर लगा करके इस माइनस के 2y का पक्षांतरण करके राइट हैंड ले आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। यानी कि अपने पास में एक समीकरण बन गया 3x माइनस 4 बराबर 2y। अब जो 2y के साथ में 2 गुणे में है, इसका भी पक्षांतरण कर दो तो अपने पास में बन जाएगा 3x माइनस 4 बटा 2 बराबर y। ये अपने पास में एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को अपन हल करेंगे, इनकी x के मान रखेंगे तो अपने y के मान मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अपन इसको हल करते हैं। तो एक बार तो रख देते हैं अपन x का मान, पहले रख देते हैं 0। यहाँ पर इनकी x का मान 0 रखेंगे। देखिए, मैं पहले क्या रख रहा हूँ,
x का मान रख रहा हूँ 0, तो 0 रखेंगे तो अपने पास में हो जाएंगे 3 गुणा 0 माइनस का 4 बटे में 2। x का मान मैंने 0 रख दिया। जैसे ही 0 रखा तो ये पूरा मान 0 बन गया। 3 गुणा 0 मतलब पूरा 0 बन गया। तो अपने पास क्या रहा? अपने पास रहा माइनस का 4 बटा 2, और माइनस के 4 बटा 2 का मतलब 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। आगे माइनस है तो आगे माइनस लगा दिया। यानी कि जब x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आ गया। कितना आ गया? तो y का मान आ गया आपका -2। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? -2 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर साथियों आप अब x का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। आप क्या करें, ऐसे कुछ मान रखें ताकि अपना बट्टे में आंसर नहीं आए। यदि मैं यहाँ x बराबर 1 रखूं तो 3 गुणा 1 3 हो जाएंगे। 3 में से 4 घटेंगे तो 1 रहेगा। 1 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं x का मान रख रहा हूँ वो 2 रख रहा हूँ। कितना रख रहा हूँ? 2 रख रहा हूँ। मैंने दूसरे बार x का मान 2 रखा, तो जैसे ही मैंने x का मान 2 रखा तो हो गया 3 गुणा 2 माइनस के 4 और बटे में 2। अपन इसको हल करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया तो आगे 6, 6 में से 4 घटाना और 2 का भाग देना, तो 6 में से 4 गए तो पीछे रह गए 2, 2 में 2 का भाग दिया तो पीछे आंसर आ गया 1। यानी कि जब अपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया? तो y का मान आ गया 1। यानी कि अपने पास में एक सारणी बन गई। क्या बनी सारणी? तो ये लीजिए आपकी सारणी में बना देता हूं। यानी कि अपने भी इसमें भी x y के मान ज्ञात किए, एक x का किया एक y का किया। x 0 रखा तो y -2 आया, y -2 आ गया। फिर x 2 रखा तो y 1 आ गया। ये सारणी आ गई आपकी 2 नंबर की, यानी कि दूसरे समीकरण से। यहाँ तक आपको चीज समझ में आई क्या? यदि नहीं आई है तो एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूं आपके सामने इसको कि अपने कैसे किया। अपने पास में समीकरण का रूप था 3x - 2y = 4। ये अपना प्रश्न का समीकरण है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इस समीकरण का किया पक्षांतरण। क्या किया? पक्षांतरण किया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा पक्षांतरण कैसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड को राइट हैंड ले जा सकते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड लाना, यानी कि बराबर के दाएं बाएं संख्याओं को घुमाना। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर अपना ये 4 था बराबर के राइट हैंड की तरफ था, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लाया तो -4 हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बराबर के लेफ्ट हैंड में -2y था, इसको राइट हैंड की तरफ लेके गए तो +2y हो गए। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या किया, इस y के साथ में ये 2 गुणे में था तो इस 2 को भी हटाना था, तो 2 का पक्षांतरण कर दिया तो यहाँ 2 भाग में आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके 2 बटे में। यानी कि आपके पास में y का मान ज्ञात करने का एक समीकरण बन गया। वो ये बन गया कि 3x - 4 बटा 2 बराबर होता है y। अब अपन क्या करते हैं कि इस समीकरण के अंदर x के मान बदलते जाते हैं तो y के मान अपने को अलग अलग मिलते जाते हैं। जैसे देखो मैंने पहला x का मान रखा 0, यहाँ ये 0 रखा हुआ है। जैसे ही 0 रखा तो ये पूरा 0 बन गया, क्योंकि 3 गुणा 0 0 हो गया। तो अपने पास केवल क्या रह गया, -4 बटा 2, और -4 बटा 2 का मतलब होता है -2, क्योंकि 4 में 2 का भाग 2 बार गया, आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। तो अपने x बराबर रखा 0 तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। फिर मैंने x का मान 1 नहीं रखा, यहाँ पर 2 क्यों रखा, तो देखो यदि मैं x का मान 1 रखता तो 3 गुणा 1 - 4 बटा 2 ये होता। 3 गुणा 1 यानी कि 3, 3 में से 4 जाते तो -1 रहता और बटे में 2 आते तो 1/2 आ जाता। 1/2 वाला ग्राफ साथियों थोड़ा टेढ़ा बनता है, इनकी 0.5 बन सकता है, लेकिन अपन ऐसे मान नहीं रखेंगे, अपन सामान्य मान रखेंगे ताकि अपना आंसर बटे में नहीं आए।
इसलिए मैंने यहाँ पर 2 रखा। जैसे ही 2 रखा तो 6 में से 4 गए, बटे में 2 है तो 6 में से 4 गए, पीछे रह गए 2। 2 में 2 का भाग 1 बार गया, यानी कि जब x का मान 2 रखा तो y का मान 1 आ गया। अपने पास में 2 सारणियां मिल गई। एक सारणी ये रही आपकी और एक सारणी अपने पहले ज्ञात की थी जो ये रही आपके सामने। ठीक है, इन दोनों सारणियों से अब अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो एक बार आप इन चीज़ों को समझ गए कि अपने दोनों मान कैसे ज्ञात किए, आप आराम से लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रश्न वापस रिवाइज करूंगा, आप ग्राफ बनाना देखिए मैं कैसे ग्राफ बनाता हूं। काफ़ी विद्यार्थियों को ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, पहली सारणी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए पहला अपन इसको पेज को साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब क्या करते हैं, पहली सारणी में अपने पास में x का मान क्या है और y का मान क्या है वो लिख लेते हैं। x बटा y, और x का मान और y के मान जो अपने ज्ञात किए हैं वो इस सारणी में लिख लेते हैं। x 0 रखा था तब y 3 आया था, x 3 रखा था तब y 0 आया था। ये पहली सारणी थी। इसी प्रकार अपनी दूसरी सारणी भी आई थी, उस दूसरी सारणी के मान भी लिख लेते हैं ताकि बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। वैसे आप पेज में हल करते हैं तो आपको आराम से सवाल आंसर होते हैं जो सारणी के मान आपके सामने होते हैं। जब x बराबर 0 रखा तब y का मान आया था अपने पास माइनस का 2। जब x बराबर 2 रखा तब अपने पास y का मान आया था 1। x बराबर 2 रखा, 1 मिनट। जब अपने x बराबर 2 रखा तो y का मान आया 1। ये दोनों सारणियां हैं आपके सामने। यहां तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो साथियों ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो एक बार आप देखिए। सबसे पहले आपके सामने जो ये एक पेज दिख रहा है, ग्राफ की तरह मैंने पेज सेलेक्ट कर रखा है इस बोर्ड का, तो आपको ऐसा ही ग्राफ का पेज मिलेगा। तो उस ग्राफ के पेज में आप एक गहरी लाइन के ऊपर पेंसिल से सीधी रेखा खींचिए इस प्रकार से। बीचों बीच पेज के आपने एक सीधी रेखा खींच ली। इसी प्रकार एक क्षैतिज रेखा भी खींच लीजिए बीचों बीच में ऐसे। ये आपने क्षैतिज रेखा खींच ली। ग्राफ के पेज में आपने इस प्रकार से प्लस बनाया तो आपका ये बन गया x अक्ष, ये बन गया आपका y अक्ष। ठीक है, ये आपका ग्राफ को ऐसे ही आपको डोनेट करना है। अब x अक्ष में इस तरफ आपके मान आएंगे प्लस के, इनकी राइट हैंड की तरफ तो आते हैं मान प्लस के, और लेफ्ट हैंड की तरफ मान लिखेंगे माइनस के। इसी प्रकार ऊपर के जो y के मान होंगे प्लस के होंगे और क्षैतिज रेखा के नीचे होंगे y के मान माइनस के होंगे। ये कुछ ग्राफ के बेसिक जानकारी है जो मैं बता रहा हूं। अब क्या है कि अपने पास में ये जो मान आ गए, इन मान को करते हैं अपन हल। तो देखिए यहाँ पर अपने ये जो जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस हो रही है इस बिंदु को कहते हैं अपन मूल बिंदु। ठीक है, यानी कि इस जगह पर ये जो बिंदु है, इस जगह पर दोनों का मान, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, और इस बिंदु को कहते हैं अपन मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपको पूछ ले कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब आपको ये ग्राफ बन गया। अब पहला जो बॉक्स है यहाँ पर आपका x का मान 1 लिख दो, दूसरा बॉक्स है यहाँ 2 लिख दो, तीसरा बॉक्स है यहाँ 3 लिख दो, चौथा बॉक्स है यहाँ 4 लिख दो। इसी प्रकार ऊपर ये 1, ये 2 और ये 3, 4 आगे आता लिखो नहीं है तो अपने को कितने मान चाहिए? 3 ही मान चाहिए, अपने पास 3 से बड़ा अंक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ x का मान -1, यहाँ x का मान -2, यहाँ x का मान -3। इसी प्रकार अपने यहाँ y का मान -1, यहाँ y का मान -2, अगला y का मान -3। यानी कि अपने को इस प्रकार से ग्राफ में आपको लिखना है।
ये एक ग्राफ का बेसिक है पूरा, यानी कि ग्राफ के ऊपर अंक कैसे दर्शाते हैं, यानी कि आपको इतना बनाते हो तो आप ग्राफ का आधा काम किया आपने। अब देखो मैं पॉइंट बनाता हूं, कहां कहां पर पॉइंट बनेंगे। पहला देखो x का मान 0 और y का मान 3। x का मान 0 कहां पर है, तो ये आपका यहां पर है। y का मान 3 कहां पर है, तो जो दोनों रेखाएं x वाली रेखा और y वाली रेखा जहां मिलती है, तो ये जो पॉइंट है ना साथियों, इस पॉइंट पर ये जो मैं गोला बना रहा हूं, ये पॉइंट है, यहां पर x का मान 0 है और y का मान 3 है। ये यहां पर पॉइंट बन गया। दूसरी बार x का मान 3 और y का मान 0, तो यहाँ जो ये पॉइंट है x का मान 3 और यहीं y का मान 0 होता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ बन गया x का मान 3 और y का मान 0। कोष्टक में साथियों अंक लिखते हैं ना, जो मैंने आपके सामने लिखा है कोष्टक के अंदर, यहाँ पर भी ये कोष्टक ही है आपके, तो ऐसा छोटे कोष्टक में पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को आप मिला लो आपस में, दोनों पॉइंटों को क्या करो, दोनों पॉइंटों को आप आपस में मिला लो, यानी कि जो आपके सामने ये पॉइंट बने हुए हैं इन दोनों को मिला लिया तो इसकी ये रेखा बन गई, ये पहले समीकरण की। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं x + y = 3। इस रेखा का नाम क्या है, यानी कि जो समीकरण का नाम वही रेखा का नाम है, यानी कि x + y = 3, ये इस रेखा का नाम हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा सारणी देखो, पहली सारणी काम कर लिया, तो दूसरी सारणी में देखिए, दूसरी सारणी में x = 0 y = -2, तो ये है x का मान 0 और y का मान -2, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया। दूसरा मान आ रहा है x = 2 y = 1, तो x = 2 रहा यहाँ पर, y = 1 रहा यहाँ पर, ये y = 1 है यहाँ पर और x = 2 है यहाँ पर। तुम पॉइंट कहाँ बनेगा, तो आप जब इस रेखा को ऊपर बढ़ाओ और इस रेखा को इस तरफ लाओ, जहाँ पे दोनों मिलते हैं ना, वही पॉइंट होता है इसका x, ये आपका हो गया यहाँ पर, यानी कि x बराबर यहाँ 2 है और यहाँ y = 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया इस जगह का। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को वापस मिला लो, यानी कि जो दूसरी लाइन है इनको भी मिला लिया, तो ये देखिए मैं इसको आपको मिला के बता देता हूँ, ये मिल गया। ऐसे आप इसके ऐसे मिलाओगे तो इस प्रकार से पूरा मिलेगा। तो आपको देखने से पता चल गया कि दोनों जो रेखाएं बनी वो रेखाएं कैसी है, एक दूसरे को काट रही है। कैसी रेखाएं बनी, तो आप कह दोगे कि जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे पास रेखाएं बनी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं बनी, प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो मैंने आपको जब बेसिक बताया था तब मान बताया था कि प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है, उनके हलों की प्रकृति कैसी होती है, संगत होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेदित रेखाओं में हलों की प्रकृति होती है संगत। तो इसका आंसर क्या आ गया, रेखाएं कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी, हल कैसे बनेंगे, संगत बनेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये रहा प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल और संगत। ठीक है, तो यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल और प्रकृति कैसी बन गई, संगत बन गई। कुल मिलाकर के आपको ये ग्राफ समझ में आ चुका होगा साथियों, यानी कि अपने इस ग्राफ में कैसे काम किया। तो एक बार मैं आपके सामने पूरा वापस डिस्कस करता हूं, तो देखिए अपने क्या क्या काम किया। ये था अपना प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने लिया है। पहले समीकरण से अपने x और y के मान रखे। पहले समीकरण में अपने क्या किया, x और y के मान रखे यहाँ पर ये, और ये सारणी बनाई अपने, जो जैसा काम मैंने समझाया था वैसा ही। फिर अपने क्या किया, तो फिर अपने दूसरे समीकरण में x और y के मान रखे और ये सारणी बनाई। फिर दोनों सारणियों का प्रयोग किया आपने और इस ग्राफ को बनाया। पहले ये आपके जो पहला सारणी का मान है उसकी तो लाइन है ये पहले ग्राफ, पहले समीकरण की, और दूसरे समीकरण की लाइन है ये। जो अब मैं साथियों रफ में समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसको खराब कर रहा हूँ, बाकी आपको एक लाइन बनानी है, इतनी 4 लाइनें नहीं बनानी है। और जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कट गई, जहां पर दोनों रेखाएं कटती है उस बिंदु का मान कितना है,
2 और 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों समीकरणों में x का मान तो आएगा 2 और y का मान आएगा 1। x का मान तो आएगा 2 और y का मान आएगा 1। और रेखाएं प्रतिच्छेद है, इसका प्रकृति कैसी हो गई? संगत हो गई। तो साथियों, अपने ये चीज पढ़ी है, आपको 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो आपको समझ में आ गए। अपन ऐसे ही हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। कल मैं आपको शेष 2 प्रश्न रहे इस प्रश्नावली के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।